हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो एक कानपुर का बहुत पुराना हॉस्पिटल है। अगर कानपुरिया लैंग्वेज में बोले, अस्पताल है, आंखों वाला अस्पताल है। और इसका पुराना नेम था कानपुर आई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तब का है जब जिस समय लोग मतलब ढूंढते थे, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक हॉस्पिटल हुआ करता था। और नाम सभी ने सुना होगा, उम्मीद करता हूं, डॉक्टर जवाहरलाल रुर्की आई हॉस्पिटल। आज हमारे साथ में है विजय टंडन सर। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, और सर ने अभी मुझे बताया कि करीब 18,000 से 20,000 सर्जरीज ईयरली कर देते हैं। मतलब कानपुर में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्जरी कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू। और मैं आज चाहूँगा, और इस पे जो दर्शक हैं वो भी हमारे सब कानपुर के ही हैं जी और मेरा बड़ा मन था कि हम इस पे जो है डिस्कशन करें आपसे, जी क्योंकि आई साइट की जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे बहुत बेसिक हो चुकी है। जी और पिछले 10 सालों में अगर जाएं तो मतलब ये रेशियो डबल हो गया है, जी बिल्कुल सही। क्योंकि हम 2G से 3G में गए, 3G से 4G में गए, जी और अब हम जी 5G में चले गए हैं। जी स्क्रीन कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। तो बताएं सर, इस सोसाइटी का, हॉस्पिटल का फाउंडेशन कैसे हुआ था? इसका फाउंडेशन अगर हम बिल्कुल बेसिक जाएं जी। तो डॉक्टर राजेंद्र रोहतगी जो थे हम्म। वो बम्बई में पढ़ते थे हम्म। और उनके डीन थे डॉक्टर जीवराज मेहता। जी। इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बड़े लीडर थे, मगर वो डीन भी थे वहाँ के। ओके। तो जब इन्होंने एमबीबीएस अपना खत्म कर लिया, हम्म। उन दिनों कोई स्पेशलिटी आई की नहीं होती थी। हम्म। अ, तो ये बाहर गए, वियना और मूरफील्ड आई हॉस्पिटल, लंदन। ओके। जब वहां से करके वापस लौटे हम्म। तो बम्बई में डीन से अपने मिलने गए। हम्म। तो उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? हम्म। जैसा मैं यहाँ अपना क्लिनिक खोल के बॉम्बे में प्रैक्टिस करना चाहता हम्म। हूँ। तो बोले नहीं, तुम वापस जाओ कानपुर, वहां तुम्हारी जरूरत है, वहां जाके तुम एक अस्पताल खोलो। तो अब गुरु का ऑर्डर था और जैसा वो रिस्पेक्ट करते थे उनको, तो वो वापस कानपुर आ गए। 1946 में उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म करी, द एसोसिएशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। उसमें कलेक्टर कानपुर भी फाउंडिंग मेंबर थे और तमाम स्टेट बैंक के जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे। डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी फाउंडिंग मेंबर थे। तो इन्होंने एक सोसाइटी एसोसिएशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस फॉर्म करी। उसमें क्या करते थे, डॉक्टर राजेंद्र रोहतगी अपनी गाड़ी लेते थे, गांव में जाते थे, अपना पैराफर्नेलिया लेके, एक वैनगार्ड होती थी, उसमें पीछे एक ट्रेलर होता था, उसमें टेंट वेंट रखे जाते थे, और अपना स्टाफ 5-6 लोगों का लेके वो जाते थे और वहीं गांव में ही ऑपरेट करते थे। उन दिनों चलन था गांव में ऑपरेट करने का। तो किसी से खाना लिया, किसी से कॉट्स ली, किसी से ब्लैंकेट लिया, इस तरीके से कोऑपरेटिव एफर्ट करके उन्होंने ये शुरू किया था। ये काम उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती थी, या गवर्नमेंट का कोई इसमें योगदान नहीं था। मगर यूपी के 2-3 अस्पताल जो कि मेन अस्पताल थे, अलीगढ़, सीतापुर, कानपुर, इन लोगों के जो फाउंडर्स थे वो विजनरी थे। ओके। और वही लोग इस तरीके से चारों तरफ घूम घूम के अंधता निवारण का काम कर रहे थे। जी। तो उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। ये फिर धीरे धीरे 46 से इनको 57 में जाके इन्होंने पहले केडीए से जमीन ली, केडीए से जमीन लेने के बाद फिर उस पर अस्पताल बनाया, जो 59 में जाके शुरू हुआ। तो इनको 11 साल लग गए उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और सारी हस्तियां उस समय की इस अस्पताल को देख गई हैं, आ गई हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मुरारजी भाई हो, चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत हो। तो जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर फैमिली थी, सबसे पर्सनल रिपोर्ट था,
तो सभी लोग आए थे और सभी ने इसको अप्रिशिएट किया था, एनकरेज किया था। उस दौर पे जो है किसी का आई ठीक कर देना बहुत बड़ा काम था। जी 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 जी। क्योंकि पुराने लोगों की अगर बात करें तो जो लोग अभी हैं, मतलब बहुत बुजुर्ग हैं, तो किसी की खराब हो गई तो आज भी खराब है, जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि सही। उस टाइम पे साइंटिफिक तरीके हाँ। से, हाइजीनिक तरीके से हम्म, सारे इन्फेक्शन का बहुत बड़ा डर रहता था, हम्म, क्योंकि गांव में पुआल के ऊपर जहां कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, हम्म, वहां ऑपरेशन होते थे। हम्म, अस्पताल बनने के बाद भी जो अस्पताल में होते थे वो तो होते थे, मगर कैंप्स करते थे रूरल एरियाज में, विलेज जा जाके। विलेज में जाके। तो वहां कोई धर्मशाला ले लिया, कोई स्कूल ले लिया, दरवाजे खुले हुए स्कूल्स हैं, में होते थे। 6-6 टेबल हाँ। पड़ती थी और लोग स्ट्रेचर लेके अंदर बाहर कर रहे हैं। अब आज तो एवरीबॉडी वुड बी हॉरिफाइड, ये कैसे, मगर फिर भी सक्सेसफुल होते थे। 90-95% पेशेंट्स गॉट देयर विजन। उनको +10 का ग्लास लगता था, मगर एक एक दिन में 300-300, 400-400 सर्जरी होती थी। आज तो मतलब यू कांट इवन इमेजिन द वॉल्यूम एंड द वे इट वाज डन। क्योंकि उस टाइम पे कोई करने वाला नहीं था, बहुत करने वाला भी नहीं था, रेयर आई डॉक्टर थे। लोगों को जरूरत भी थी। और कैंप से वो एक ऐसा था, धीरे 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 करके कैंप के आइडिया से लोग कंफर्टेबल हो गए थे, जो कि आज भी हैं। आज भी इंतजार करते हैं कि हमारे एरिया में कैंप लगे तो हम उसके मार्फत जाके अपना इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। अभी हम लोग सर कितना कैंप्स करते हैं रूरल एरियाज में? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, मगर अब हम मरीज को अस्पताल लाते हैं, अब वहां ऑपरेट नहीं करते। नहीं। Okay. अपने हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो कितने बेडेड है, कितने एक बार में हम लोग एडमिट कर सकते हैं? पहले तो हमारे पास 272 बेड थे, मगर 272 बेड की अब जरूरत नहीं पड़ती है आई में, क्योंकि डे सर्जरी हो गई है। एक दिन में आप करिए, सवेरे करिए, शाम को घर भेज दीजिए जी। तो हमने इसको एक जिसमें जनरल हॉस्पिटल भी बना दिया। तो आधा जनरल हॉस्पिटल कर दिया, आधा आई हॉस्पिटल। तो टोटल हमारे पास अब 192 बेड है। 192 बेड। 192, वो एक में 100, एक में 92। तो आई वाले में अगर एक सर्जरी होनी है तो कितना समय लगता है? 2-3 घंटे नहीं, 2-3 घंटे नहीं। आजकल जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि पहले तो उसको एक दिन पहले एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद उसको एंटीबायोटिक ड्रॉप स्टार्ट करते हैं। उसके सारे टेस्ट करते हैं, जो पावर निकल रहा है, लेंस का एक पावर निकलता है जो कैलकुलेट करना पड़ता है। और जब वो हो जाता है उसके बाकी मेडिकल टेस्ट होते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोई बीमारी के, HIV, इन सब के। फिर उसको अगले दिन बुलाते हैं या 2 दिन बाद बुलाते हैं। वो सवेरे आता है, शाम को घर चला जाता है। 2 घंटे लगते, 3 घंटे की सवाल रहता है। शाम को चश्मा काला वाला लगा के चला जाता है? चला जाए नहीं, चश्मा नहीं लगाता है, हम लोग बैंडेज करके भेजते हैं। अगले दिन फिर बुलाते हैं अगले दिन सवेरे, तब बैंडेज खोलते हैं। और मतलब जा सकता है काला चश्मा लगा के उस दिन भी जा सकता है, मगर हम लोग बैंडेज इसलिए करते हैं कि वे रास्ते में दूर से आया है, कहीं रास्ते में कोई झटका न लगे, कुछ न लगे, तो जस्ट बी ऑन द सेफ साइड। तो आई क्या हम लोग पूरा ओपन करके करते हैं अभी भी, या कुछ अपने पास इक्विपमेंट वगैरह है? नहीं, आई का देखिए ये जो इवॉल्व हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले जब हम लोग कैंप में करते थे तो नाइव्स होते थे, बड़े बड़े नाइफ होते थे, और हम पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक खोल देते थे। करीब 14 mm का मिलीमीटर का चीरा लगाते थे, और उसमें से जो कैटरेक्ट होता था कैप्सूल, उसको डिलीवर करते थे, उसको निकाल देते थे, जो टम्बल कर देते थे। इधर से बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, डॉक्टर इधर से दबाता था, कट से गोली की तरह वो बाहर निकल आता था, एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ। उसके बाद उसकी अपनी दिक्कतें थी, मगर उस समय वही टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। उसके बाद आया इसका एक्स्ट्रा करने का, उसमें हम पोस्टीरियर कैप्सूल छोड़ देते थे। आप ये समझिए कि एक अंगूर है, उसमें आप ऊपर का छिलका और अंदर का गूदा निकाल दें और पीछे का छिलका छोड़ दें। अंदर ये
अंदर ही छोड़ दें जहाँ है, क्योंकि वो विट्रियस के ऊपर कैप्सूल रहता है। तो उससे क्या होता है कि विट्रियस अपनी जगह रहता है। विट्रियस एक तरल पदार्थ है जो आंख के अंदर होता है। वो अगर हम पहले जब करते थे तो विट्रियस लॉस होता था, विट्रियस एंटीरियर चेम्बर में आ जाता था, मगर और कोई तरीका ही नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर ये एक्स्ट्रा की जब आई तब वो थोड़ा सा ज्यादा महीन काम होने लगा, लूप से या माइक्रोस्कोप से। आप कब से देख रहे हैं रोटकी को, मतलब ये जो हॉस्पिटल कब से आपने हैंडल किया है? मैंने सन 85 से 85 से और 95 से फुल फ्लेज कंट्रोल करना है। अभी हम बात करें करंट सिचुएशन की, अभी कितनी पर डे मतलब सर्जरीज हो जाती हैं? अब आजकल सीजन में तो वी कैन गो अप टू 150 to 200। 200 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 200 आराम से हो जाती हैं जी। कितने डॉक्टर्स हैं अपने पास? अपने पास हैं 6 डॉक्टर और 3-4 विजिटिंग डॉक्टर जो सीजन में हम जिनको बुला लेते हैं। तो आप समझिए पर डॉक्टर अगर 50 सर्जरी करी, आजकल लिमिट है कि भाई 30 से 50 सर्जरी से ज्यादा नहीं करें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो 200 हमारे पास 3-4 ओटीज हैं, उसमें 150 से 200 सर्जरी हो जाते हैं रोज। डॉक्टर हाईली एक्सपीरियंस्ड एकदम। हाँ, यू कैन से दैट। देखिए, इसमें जो हम लोग करते हैं वो अंधता निवारण में उसको कहते हैं SICS। यस, SICS। उसमें चीरा छोटा लगता है, करीब 4 से 5 mm का। पहले हम लगाते थे 13 mm का, अब हम लगाते हैं 4 से 5, मतलब 4 से 5 mm का, और वो भी माइक्रोस्कोप के अंदर, नॉट थ्रू द नेकेड आई। ओके, इट इज डन अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसका चीरा लगा के फिर उसमें एक हम लेंस डालते हैं जो कि करीब 6 mm का होता है, कैप्सुलर बैग में। जैसे हमने आपको बताया था, ऊपर का सारा निकाल दिया, पीछे का कैप्सूल छोड़ दिया, उसके ऊपर जहाँ पे नेचुरल लेंस था वो फिट कर दिया, पुट डाउन कर दिया। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनिपुलेटिव स्किल हैंड्स की, उसको कायदे से प्लेस करने के लिए, उसको डायल करने के लिए बहुत फिट होना चाहिए हाथ, उसका एंगल ठीक है नहीं है, टिल्ट तो नहीं हो गया, इन सब चीजों को रखना। अच्छा, पोस्टीरियर कैप्सूल को पॉलिश करना कि उसको हम, उसमें जो डेब्रिस आ जाती है उसको हम साफ कर दें तो क्लैरिटी ऑफ विजन बढ़ जाता है। एक तो ये तरीका है। इसमें आप समझिए, इसमें भी लोग इतने डॉक्टर्स दक्ष हो जाते हैं क्योंकि ये आजकल फर्स्ट स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, SICS इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें भी डॉक्टर इतने दक्ष हो जाते हैं कि बड़े आराम से 4 घंटे में वो 30-40 सर्जरी कर लेते हैं। ओके, 10 से 12 सर्जरी प्रति घंटा, प्रति घंटे में अबाउट 5 मिनट्स पर सर्जरी, 5 to 7 मिनट्स पर सर्जरी। अच्छा, इसके बाद का जो वो है वो होता है फेको। फेको में हम लोग चीरा लगाते हैं 2.8 का, बल्कि अब और जो और एक्सपर्ट होते हैं वो लगाते हैं 2.2 mm का। ओके, आप कभी स्केल के ऊपर देखिएगा 2.2 mm कितना होता है, इतना सा होता है। बहुत स्टार्टिंग में आगे से 2 होते ही खत्म हो जाएगा, मतलब 3 भी नहीं होगा, बहुत छोटा सा 2.2 mm। उसमें हम एक फोल्डेबल लेंस डालते हैं। लेंस आजकल ऐसे आ गए हैं जो फोल्डेबल है, मुड़ जाते हैं और जाके अंदर खुलते हैं। वो किस तरह का लेंस रहता है, मतलब वही लेंस वही रहता है। वही रहता है। ये रिजिड लेंस था, ये मुड़ता नहीं है। ओके, ये फोल्डेबल लेंस होता है। ओके, इस तरह डिजाइन होता है कि ये मुड़ जाता है, और मुड़ जाके वो अंदर जाके खुल जाता है। उसका एक इंजेक्टर होता है। 2.2 का चीरा बनाया, उसमें से फिर हमने ये लेंस डाल दिया। पहले तो हमने उसको निकाला, जो अंदर पुराना लेंस था, पुराना वाला निकाला। वो भी अब हम एक और 2 पॉट बनाते हैं, फेको मशीन से करते हैं। उसको हम काटते नहीं, उसको ब्रेक करते हैं अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड उसमें होता है, फेको में अल्ट्रासाउंड टिप होती है, उससे हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद हम उसको सक्शन से बाहर निकालते हैं। ओके, क्योंकि पूरा हम निकाल नहीं सकते, वरना छेद हमको बड़ा करना पड़ेगा। लेंस टुकड़ों में निकालते हैं 4.5, या तो उसको इमल्सिफाई कर देते हैं या टुकड़ों में निकालते हैं और क्लीन कर देते हैं फील्ड को।
और पहले ऊपर रेक्सस बनाते हैं, ऊपर का वो जो कैप्सूल होता है उसको हटाने के लिए। समझ गए, ये तो अंदर की बहुत अंदर चले गए, बहुत अंदर चले गए। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी है इसमें? देखिए, एक तो फेको है, फेको टेक्नोलॉजी है, माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी है, कैसे अच्छे माइक्रोस्कोप हों जो वो डेप्थ ऑफ फील्ड दें, क्योंकि आप जिस समय लेयर कर रहे हैं तो आपको दिखना तो चाहिए, ग्रॉस नहीं, बिल्कुल फाइन लेयर्स दिखने चाहिए कि आप कैप्सूल कहाँ है, कहाँ पे आप लेंस डालेंगे, तो वो लेयर्स दिखने चाहिए, वैसी लाइट होनी चाहिए। तो माइक्रोस्कोप्स वगैरह आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, फेको मशीनें बहुत महंगी हो गई हैं, कम की भी आती हैं, कितने की आती करीब एक जो बढ़िया वाली होगी? आजकल आप समझिए एक अच्छी फेको मशीन 70 से 90 लाख, 70 से 90 लाख रुपए की एक और मशीन। माइक्रोस्कोप भी आप समझिए 70 से 90 लाख, 1 करोड़ जाइस वगैरह, जो कि ये एक पीस आता होगा? एक पीस आता है। ऐसे कितने अपने पास? अपने पास 4-5 तो हैं ही ऐसे, बाकी फिर हम लो एंड भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि SICS इंडियन भी अब अच्छे बनने लगे हैं। ओके, वी आर प्रोग्रेसिंग, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। फेको मशीन्स भी बनने लगी हैं इंडियन, काम उस पर भी होता है, माइक्रोस्कोप्स भी बन रहे हैं, काम उस पर भी होता है। एक आध फर्म्स हैं हमारी जो कि पैन इंडिया कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। अप्पा स्वामी करके एक फर्म है, अरविंद और लैब्स करके है। और मतलब क्या क्या डोनेट करते हैं लोग, वो हम लोग इस पे ट्रांसप्लांट करते हैं, वो मुझे टर्म्स बताइए थोड़ा सा। आई डोनेशन है, जिसे कहते हैं कि आप मृत्यु उपरांत अपनी आंखें दान दे दें। आंखें दान देने में ये समझने की बात है कि हम पूरी आंख नहीं इस्तेमाल करते हैं। ओके, पूरी आंख नहीं बदलते, जो पार्ट अपने को नीड है, हम आंख तो पूरी निकालते हैं, मगर उसमें से हम केवल ऊपर की एक झिल्ली, जिसको कॉर्निया कहते हैं, आम आदमी उसको पुतली बदलना कहता है, वो हम लोग जैसे बोलते हैं कि पुतली सूख गई है या हाँ, नसें सूख गई हैं। नहीं, नसें सूख गई फिर एक अलग, आप अच्छा, अलग हो गया, वो ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा इट्स मीन कि अगर नर्व्स उसकी ड्राई हो गई हैं, सूख गई हैं, वर्किंग नहीं है, वो ग्लूकोमा। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट, आई बैंक, जिसको आई बैंक से जो संबंधित है, अपने यहाँ है, टाई अप है अपने यहाँ। हाँ, अपने यहाँ टाई अप है, हम लोग करते हैं। महीने में कम से कम 25-30 आईज हमारे यहाँ रिप्लेस होती हैं, कॉर्निया रिप्लेसमेंट होता है। कुछ थेरेप्यूटिक होता है, कुछ ऑप्टिकल होता है। मतलब किसी को देखिए कॉर्निया में कोई चोट लग गई तो सफेद हो जाती है, माड़ा पड़ जाता है, वो गांव में बहुत देखते हैं, हो जाता है। तो उसमें अगर कम है तो ऑप्टिकल उसको कर देते हैं, थेरेप्यूटिकल बदल दिया। और अगर पूरा हो जाता है तो फिर हम पूरा बदलते हैं, उससे ऑप्टिकल कहते हैं। पीछे सब कुछ ठीक है, मगर ये जो ऊपर की झिल्ली है, इसमें चोट लगने से या कोई इन्फेक्शन से ये हेजी हो गई तो आपको नहीं दिखेगा कुछ, मगर आप देख सकते हो। तो उसको हटा के दूसरी आंख, दूसरी झिल्ली लगा के, जिसको आई रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो देखने लगता है, मगर इसमें रिजेक्शन का चांस है। ये ट्रांसप्लांट है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है। डॉक्यूमेंट पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, गवर्नमेंट से आपको परमिशन रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है कि मुझे नीड है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे, हमारे यहाँ ये एक्सपर्टीज है, तो फिर आपको इजाजत मिलती है कि आप करें। डॉक्टर ट्रेंड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी कर ले। कानपुर में कितने लोग होंगे जो करते होंगे? हैं 5-7 लोग हैं। अच्छा, 5-7 लोग हैं। हाँ, है। अगर हम बात करें कि ये हम लोग पहले बहुत करते थे, पहले हम लोग के अस्पताल में ये होता था, मगर फिर बीच में हमने कुछ हो गया था तो हमने बंद कर दिया था। उस समय ये बंदिश नहीं थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, वो बाद में आई। हम लोग पहले बहुत सारा कर चुके हैं। हाँ, कॉर्निया के ऊपर हम लोग काफी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें एज वाइज की, मतलब 10 साल का बच्चा है तो आई में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, 10 से 20 के बीच में तो क्या आएगी, हम मान के चलेंगे अगर हम 50 के ऊपर निकल गए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और जैसे वो प्रॉब्लम होती तो छोटी है पहले देखने में, या
पेरेंट्स मतलब इंडियन कल्चर में उतना अवेयर नहीं है। बहुत जो जिनके फैमिलीज में डॉक्टर्स, उनको तो पता है कि भाई हमको कितना कंसर्न रहना है। कुछ क्या किया कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है देन ठीक है, काम चलाओ, कानपुर की भाषा में बोले तो। वो फिर एक समय आता है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बिल्कुल सही। तो वो जरा एज वाइज थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। देखिए, एज वाइज अगर आप देखें तो सारी एजेस में जो एक डेंजर सिग्नल जिसको कहते हैं, जो बॉडी पहले इंगित करती है, वो एक रेड आई है। आंख आपकी लाल हो गई, कोई स्पॉट हो गया। अब वो इन्फेक्शन से हो सकता है, चोट से हो सकता है, कोई इंटरनल आपकी बीमारी है, ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, डायबिटीज से हो सकता है। तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि क्यों हुआ। तो रेड आई को लाइटली न लें, चाहे किसी उम्र में हो। अगर वो परसिस्ट कर रही है तो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, बढ़िया डॉक्टर को दिखाएं, जरूर दिखाएं। क्योंकि उसमें अगर आपने देर कर दी, मान लीजिए कॉर्निया की वजह से है तो कॉर्निया हेजी हो जाएगा। अगर रेटिना की वजह से है तो रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो सेप्सिस हो जाएगी, हो सकता है कोई पूरी आंख ही निकालनी पड़े। तो ये बहुत सी अंडरलाइंग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आंख आपकी लाल हो जाती है, और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दैट हैज टू बी अटेंडेड वॉट एवर द एज। जैसे एक चीज और बोलूंगा, जैसे बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो उनको जो पीछे बैठते हैं उनको बोर्ड में दिखता नहीं है। वो तो देखिए, वो घर में जनरली मम्मी बोलती है कि आगे की सीट पे बैठा करो। उसका मायोपिया ये मेजर है, दूर का ना दिखना बच्चों बहुत 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 ये अनुवांशिक है। ये ऐसा और ये क्यों बढ़ता क्यों जा रहा है? ईस्ट एशिया में अगेन लाइफस्टाइल्स ईस्ट एशिया में मायोपिक पॉपुलेशन मायोपिक है। एक तो जेनेटिक फैक्टर है, दूसरा जो लाइफस्टाइल्स हो गई हैं, हर समय आप टीवी देख रहे हो, हर समय आप मोबाइल पे हो, हर समय आप गेम्स कंसोल पे हो, तो आंख का मूवमेंट कहाँ है? आप बैठे रहो दिन भर और कुछ ना व्यायाम करो, ना कोई एक्सरसाइज करो, तो आपके शरीर की संरचना क्या होगी? वीक हो जाएगा, धीरे वीक हो जाएगा। जिसका यूज कम वो वही एग्जैक्टली वही आई के लिए है। If you get up, you move around, you use your eye, you exercising it. मतलब फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत नीड है, फिजिकल मूवमेंट, या जो हम लोग पहले बचपन में खेलते थे वो सारा बहुत जरूरी है। वो कम होने की वजह से भी एक फैक्टर है। जी। और आपने एक बात और कही कि क्या डेंजर होता था, आपने पूछा ना किस एज में। बच्चों में या गांव में चोट लग जाती है, किसी ने रबड़ मार दिया, किसी ने पेंसिल मार दी, that should be attended to, क्योंकि that will lead to corneal blindness। हेजी हो गया, नहीं अटेंड किया, छोड़ दिया, तो वो कॉर्निया को डैमेज कर देता है। इंडस्ट्री में बड़े हो जाते हैं, इंडस्ट्री में कोई वेल्ड कर रहे हैं, कोई चिंगारी चली है, ये होता है, मतलब बहुत मेजर है, बड़े बड़ा वो है। आप गांव में गेहूं वो साफ कर रहे हैं, उसका कण चला गया अचानक से सड़क के ऊपर पत्थर लग गया। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, बट दे शुड बी अटेंडेड टू। इनको अटेंड करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई आई है, वो कॉर्निया की फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है उसको, हाँ, तो ठीक हो सकती है। दवाई अगर आप डालेंगे, दवा से भी ठीक हो जाएगी, दवा से ठीक हो जाएगी। उसको जरूरी नहीं कि वो इतना स्टेज तक जाए कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़े। मतलब ध्यान नहीं देंगे तो जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, यही मेरा मतलब। मोतियाबिंद के बारे में बताइए। मतलब गांव में मैंने बड़ा सुना हुआ है कि मोतियाबिंद ऐसा है कि ये एज रिलेटेड है। 40 से शुरू होता है गाँव में, खास तौर से क्योंकि खान पान की कमी है, और 50, 60, 70 किसी भी एज में ये लेंस क्लाउडी हो जाता है। जो हम लेंस अभी तक बात कर रहे थे, वो पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है। जब पारदर्शिता खत्म हो जाती है तो लाइट की रेज रेटिना तक पहुंच नहीं पाती। तो उसका बड़ा सिंपल इलाज है, उसको हटा दो, उसकी जगह दूसरा लेंस लगा दो, दिखने लगेगा। वही हम करते हैं, लेंस चेंज कर देते हैं।
ये मतलब दूसरा Aging का factor। एक बार बहुत मतलब, अब तो मुझे लग रहा है कि उतना लोग यूज नहीं करते हैं। पहले लोग चश्मा हटा लेते थे और लेंस लगवा लेते थे। ये वही वाला लेंस है या नहीं दूसरा है? नहीं ये नहीं दूसरा है। नहीं, ये दूसरा है, ये हाँ, दूसरा कुछ है। लोग शौक में ऐसा करा लेते हैं कि चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा, लेंस लगा हुआ है। हालांकि उसका बाद में ड्रॉबैक बहुत आया। नहीं देखिए, कई कई चीजें हैं हाँ हाँ। इसमें। जो फिजिक्स है, हम्म। एक तो हमको चश्मा हटाना है, हम्म हम इससे रेज को कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम्म तो हमने यहां से न करके एक नया वो हुआ, कांटेक्ट लेंस निकला। हम्म हमने बिल्कुल आंख में ऊपर वो कांटेक्ट लेंस लगा दिया, हम्म तो रेज कंसंट्रेट हो गई, हम्म रेटिना पे चली गई। हम्म। आपको पता नहीं लगेगा कि ये चश्मा पहने हैं। वो चश्मा ही वो होता है, मतलब हाँ, इमेज चश्मा ही परफेक्ट होता है, बनने बट इट्स अ लगती है। डिफरेंट हाँ टाइप, हाँ हाँ। डिफरेंट टाइप इज अ कांटेक्ट लेंस। हम्म दूसरा ये है जो अब नया इधर साल हम्म हाल में चला है, लेसिक। हम्म। उसमें हम कॉन्टूर बदल देते हैं कॉर्निया का। क्या बदल देते हैं? कॉर्निया की शेप, ओके। कॉर्निया का शेप, क्योंकि कॉर्निया से रिफ्लेक्शन होता है, तो पीछे रेज जो होती हैं कॉर्निया का वो, शेप चेंज करने की नीड क्यों पड़ रही है? कि हम चश्मा न पहने। अच्छा। आज आप जाते हो ये मिलिट्री में, हाँ हाँ। या कहीं आपको एयरफोर्स में जाना है, जी। आपको पायलट बनना है, हाँ आपको नेवी में जाना है, हाँ। यू डोंट रिक्वायर ग्लासेस, वो इट्स अलाउ है? मैंडेटरी। वो अलाउ है? हाँ, अलाउड है, अलाउड है। उसमें क्या करते हैं कि हाँ। हम कॉर्निया का हम्म शेप जो है लेजर से हम्म। बदल देते हैं। हम थोड़ा सा कॉर्निया का हिस्सा या तो काट देते मतलब हैं बोले माइक्रो केरोटोम तो से, आंख बना देते हैं नए तरीके से। बना नहीं देते हैं। हाँ जो एजेस हैं, हाँ। जो ऊपर, अगर कॉर्निया आप देखें जरा ऊपर हम्म। खाबड़ होती है, हाँ तो उसका उसका हम कर्वेचर, मान लीजिए यूं हाँ कर्वेचर, हाँ स्टीप कर्वेचर हाँ है, हाँ। उसको हमने थोड़ा कम कर दिया। ओके। जब हमने थोड़ा कम कर दिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, हम्म। वो दूसरी जगह अब लाइट को फोकस करने लगी, रिफ्लेक्ट दूसरी जगह करेगा, इमेज क्लियर उस बनेगा। इमेज वो क्लियर समझ बना, गए, पूरा चश्मा हट गया, फोकल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है पूरा। फोकल लेंथ हाँ वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। ये चश्मा हट गया और आपको वैसे ही क्लियर दिखने लगा। दिस इज नाउ बीइंग डन बाय लेजर एंड माइक्रो केराटोन, ओके। लेसिक कहते हैं इसे। तो ये कोई और लासिक टेक्नोलॉजी? नई टेक्नोलॉजी है, पिछले हम्म 15-20 साल में आई है, हम्म। इंडिया में भी पॉपुलर हो गई है, आपको तमाम जगह मिलेगा, मगर इससे चश्मा हटाया जा सकता है। कुछ लोग जाके दुकान में ही सीधा चश्मा चेक करा लेते हैं। वो तो खैर अलग, बहुत तो रिफ्लेक्शन है उसमें, जैसे तो कोई कुछ लोगों का है कि देन चश्मा, ये इसलिए प्रश्न आया कि मतलब नहीं कराना चाहिए। मेरा एक मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग है। जैसे होता क्या है कि वजह जैसे वजह वजह ये है कि अगर मान लीजिए कोई अंडरलाइंग डिजीज है, हाँ, तो वो डॉक्टर तो डॉक्टर है ही नहीं। पकड़ सकता है, हाँ 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 वो हाँ। ऑप्टिकल शॉप वाला तो नहीं पकड़ सकता। क्योंकि ये दिक्कत वहां आती क्योंकि मेरी सिस्टर का था। तो जैसे एक दो पॉइंट हर साल बढ़ जाते थे, जी, कभी राइट का बढ़ रहा है, कभी लेफ्ट का बढ़ रहा है, तो अब चश्मा वो, चेंज करते गए। जी जी, और बाद में मालूम पड़ा कि वो ग्लूकोमा था या रेटिना हाँ, की कोई प्रॉब्लम थी दिक्कत थी। या डायबिटिक रेटिनोप्ैथी था, तो हाँ, ये तो बड़ा अगर कॉमन है। किसी का चश्मे का चश्मे का नंबर बार नंबर बार चेंज हो बार रहा बार है, बढ़ रहा है तो उसको जरूर जरूर दिखाना दिखाएं। चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, ओके। आंख के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर बार बार बढ़ रहा है तो क्या कॉर्निया चेंज हो सकती है? नहीं, उससे कॉर्निया का जरूरी नहीं ओके। संबंध हो, कॉर्निया का संबंध नहीं होगा। बार बार हम्म बढ़ रहा है तो वो और वजह है, वो ग्लूकोमा हो सकता है, हम्म। वो रेटिना हो सकता है, वो कुछ और डिजीज हो सकती है, बहुत सी बीमारियां हैं, आंख गांव की में लोगों हजार। की आंख लाल हो जाती है, या कुछ बोलते हैं ना, फुड़िया हो गई, जी है ना, या दाना हो गया कोई, जी तो जी। बोलते हैं घी डाल दो। घी डालना सही है? आप डालना सही तो नहीं है, मगर अगर डालते हैं तो पुरानी प्रथा चली आ रही है, हाँ एक लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, हाँ। एक लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। और तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसका क्या ड्रॉबैक वो है। क्या उसका मगर न डालें तो अच्छा है, न यूज डालें तो करने की कोई नीड नहीं है आपको। अपने आई हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं? अपने यहाँ करीब करीब सभी इक्विपमेंट हैं कि जो लेटेस्ट कह सकते हैं। लेसिक है, हम्म ऑपरेशन करने के लिए हम्म आर्गस है। हम्म इसमें देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि पेशेंट सेंट्रिक होती हैं, हम्म बहुत सा इक्विपमेंट ऐसा है जो
सर्जन सेंट्रिक होता है। इतनी छोटी सी आंख स्पेस में हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो सर्जन की गलती कहीं भी हो सकती है। तो सर्जन परफेक्ट होना चाहिए। तो इक्विपमेंट ऐसा बढ़िया बनने लगा है कि सर्जन की गलती नहीं हो। ओके, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब चलाना आना चाहिए, तो अगर सही से अगर ऑपरेट आता है तो हाँ। रिजल्ट्स विल बी मच बेटर। अब ये हम कहें कि पेशेंट टर्म्स में, तो पेशेंट टर्म्स से तो कोई, हमारा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप ए, माइक्रोस्कोप बी। ए में हमको दिख रहा है, मगर बी में हमको सारे लेयर्स दिख रहे हैं। तो हमारा चाकू किसी लेयर में ज्यादा जाके डैमेज तो नहीं कर रहा है, या कोई हमारा प्रोब जाके दूसरे में दिखता है, दूसरे में दिखता है, हाँ। या रेड ग्लो उसका पीछे देख रहे हैं, रेड ग्लो कैसा है। तो ये क्वालिटेटिव फर्क है इन द इक्विपमेंट। ओके, एंड दीज इक्विपमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो कभी कभी पूछना, जो डॉक्टर कभी पूछता है कोई कि भाई लेंस तो आपका 25,000 का चार्ज कर रहे हैं आप 50,000 60,000 क्यों? तो एक मैंने अभी बड़ा अच्छा ऐसा रहता है, मैंने बड़ा अच्छा एक यूट्यूब पे देखा था, एक डॉक्टर साहब, वो भी बेचारे परेशान होंगे इस क्वेश्चन से। वो एक एक इक्विपमेंट ले जाके उसको दिखा रहे थे। ये देखो माइक्रोस्कोप 90 लाख, ये देखो ओसीटी 50 लाख, ये देखो फेको मशीन 50 लाख 70 लाख, ये देखो हमारी हॉस्पिटल की टीम 20 लोगों की। तो ये कहाँ हम दिखाएंगे? लेंस की कॉस्ट में अगर के अलावा नहीं लेंगे, लेंस की कॉस्ट से पेशेंट को ना समझे, ओवरऑल चीजें इंक्लूड रहती हैं। थोड़ा कॉस्ट पे भी हम बाद में आएंगे, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके जो जनरल वाला हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या है? उसमें भी हमारे यहाँ जो बेसिक वो है, जैसे सर्जरी हुई, मेडिसिन हुई, पीडियाट्रिक्स हुई, ऑर्थोपीडिक्स हुई, गायनी हुई, मेडिसिन हुई, ये तो है। गैस्ट्रो के हैं सारा, एंडोस्कोपी के लिए या कोलोनोस्कोपी के लिए। इसका यूरोलॉजी का है, जिसमें कि हम प्रोस्टेट और ये सब करते हैं। ऑर्थोपीडिक्स में हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये सब होता है। डायलिसिस की सुविधा है अपने आप जी, आईसीयू की सुविधा है, एनआईसीयू की सुविधा है। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि ये जो हाई एंड ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें हमारे यहाँ के रेट्स, क्योंकि हमारा ध्येय पैसा कमाना ही केवल नहीं है, मगर एक तरीके से कानपुर की जनता को सर्व करना है। तो हमारे यहाँ के रेट्स और जगह से आपको लगभग आधे मिलेंगे, 50% करीब करीब। अगर आप देखें बिल किसी का, अभी मैंने सुना है एक अस्पताल में आईसीयू में जो था कोई, उसका डायलिसिस हो रही थी, एक दिन में 1 लाख ले लेते हैं, ज्यादा ले लेंगे, 10 दिन में 17 लाख। हाँ, तो पर डे का 10 दिन में मतलब 1.5 लाख। और वही अगर वो हमारे यहाँ होते, शायद उनका 15,000 रुपए भी नहीं खर्च होता रोज का। 10,000 12,000 15,000। जैसे पेशेंट को इतनी जानकारी है नहीं, बढ़िया हॉस्पिटल कैसे अब देखिए, एक सबसे दिमाग में देखिए ये हो गया है, ये कंज्यूमरिज्म है। महंगा है तो अच्छा होगा। आप कह रहे हैं सस्ता है और बढ़िया भी है, दावा कर रहे हैं आप इसका? बिल्कुल खरीद रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लोग जाते हैं महंगे अस्पतालों में, ठीक हो गए तो और ना ठीक हुए तो, दोनों कंडीशन में गालियां देते हुए निकलते हैं कि यार ये तो लूट रहे हैं, ये तो लूट मचा रखी है। और सही बात है, एक साधारण आदमी जो 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, जैसे एक छोटा सा वो लाख रुपए का बिल कहाँ से पेमेंट करेगा? जैसे छोटा सा मुझे एक डिफरेंस बताइए जी। बाकी जगह मतलब ओपीडी कितने रुपए की होती है? 700 से 1,000 रुपए। अपने यहाँ कितना? 300 रुपए। 300 रुपए, 50% हो गया जी। चश्मा वगैरह सब अंदर देते हैं, वही है शॉप अंदर? हाँ, अंदर है, अंदर शॉप है। वो भी सस्ता मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है।
बाकी जगह से? बिल्कुल, बाकी जगह 2-2,500 रुपए मिलता है, हमारे यहाँ 600 रुपये मिलता है। 600 रुपए में? जी, अच्छा वाला? अच्छा वाला। आपके यहाँ कैशलेस फैसिलिटीज में से क्या क्या है? सभी हैं, हम सारे जितने टीपीए हैं उनमें सारे? हम सारे टीपीए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज उन सब में हम एम्पैनल्ड हैं, सीजीएचएस में हम एम्पैनल्ड हैं, ईसीएचएस में हम एम्पैनल्ड हैं, आयुष्मान में हम एम्पैनल्ड हैं, जितनी फैमिली प्लानिंग की वो हैं, पुरुष नसबंदी में हम पाइनियर थे कानपुर में। 0 से हमने एक साल में 1000 पुरुष नसबंदी करी, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और महिला नसबंदी भी सबसे ज्यादा हम करते हैं। ये अभी भी है या पुराना बता रहे हैं? नहीं, अभी भी है, अभी भी होता अभी है? हाँ, आते हैं लोग? पुरुष नसबंदी कम हो गई है। अच्छा। पुरुष नसबंदी कम हो गई, हम लोग का इतना फोकस नहीं रहा है। उन दिनों तो बिल्कुल इसी पे फोकस था। वो रेडियो और साइकिल मिलती थी ना तब तो, पुराना मैंने सुना नहीं, हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, जब गवर्नमेंट पैसा दे रही थी। मुझे गवर्नमेंट लगा पैसा दे रही थी। हाँ, उस दौर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही हाँ। थी, थोड़ा सा दे रही थी, 2000 रुपए देती थी हाँ। पुरुष नसबंदी का। मगर 2000 रुपए से पुरुष नसबंदी में क्या होता है, एक माइंडसेट को चेंज करना। हाँ, मतलब समझाने का तरीका था मगर फिर भी बहुत बहुत दिक्कत से वो काम हुआ था, उनको कन्विंस करना, उनको लाना। इसमें हमारा कम्युनिटी आउटरीच काम आता है, क्योंकि हमारे इतने कैंप्स लगते हैं, तो हम ग्रास रूट कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। गांव में आपके जितने यहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं आपके पास? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? सभी आसपास के सभी 14-15 डिस्ट्रिक्ट आप नाम लीजिए, सब आते हैं। उन्नाव हो गया, उन्नाव, कानपुर देहात, आपका फतेहपुर, आपका कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, मैनपुरी। इतने दूर दूर थे? जी जी, फर्रुखाबाद आपको बता ही दिया, मैनपुरी, इधर बांदा आंदा सब? बांदा से कम आते हैं, हमीरपुर, जालौन से खूब आते हैं। जालौन से आते हैं, भिंड से आते हैं। मध्य प्रदेश में है, मगर क्योंकि वो रास्ता पास पड़ता है, आई डोंट नो क्या है, भिंड से आते हैं। एक आपका आई का इंस्टीट्यूट भी चलता है, जिसमें कुछ कोर्सेस हैं, ओटी टेक्नीशियन का है, फिजियोथेरेपी का है जी, ऑप्टोमेट्री का है। हाँ, ये हम लोग चला रहे हैं पिछले 25-30 साल से। पहले हम लोगों ने शुरू किया था ये ऑप्टोमेट्री का, डॉक्टर LP अग्रवाल साहब थे। वो आप कह सकते हो कि इंडिया में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जो कि एम्स का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। मतलब ही वाज, उनको कहते हैं डॉयन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इन इंडिया। ग्रेट। जितने बड़े बड़े नाम हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में, उनके शिष्य रह चुके थे। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि वो हमारे यहाँ 15 दिन में एक बार आते थे एज अ कंसल्टेंट। जब वो रिटायर हो गए तब उनको पढ़ाने का शौक था, मतलब एक जिसको कहते हैं एक जज्बा था कि हमको तो ये कार्टर बिल्टअप करना है ऑप्थेल्मोलॉजी का, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन का हो। उसके उन्होंने अपने एक कोर्सेज बनाए और एक संस्था बना ली। मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे, 2 दिन के अंदर सब उन्होंने हमारे यहाँ बैठ के पूरा सिलेबस बना लिया, पूरा उसका खाका बना लिया, सब जगह अपने शिष्यों को भेज दिया कि ये देखो 15 दिन बाद ये शुरू करना है, इसमें एडमिशन शुरू करो। जी सर, और शुरू हो गया। तो इसमें एडमिशन का क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? इसमें था 10+2, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए। उस समय तो बायोलॉजी से था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जो है वो मैथमेटिक्स भी अलाउ कर देते हैं। मतलब 12वीं पास हो, मैथ हो या बायो हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम वाला। तो ये वहां से शुरू हुआ था। और वो 3 साल का कोर्स होता था, और उसके बच्चे आज पता नहीं कहाँ दुनिया भर में फैले हुए हैं। कोई मूरफील्ड, यहाँ तक कि मूरफील्ड तक में यहाँ का, हमारे यहाँ की एक बिटिया है, लड़की है, और बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। अब तो 2 साल का है कोर्स।
अब हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ किया है, जो कि 2 साल का कोर्स है। क्या फीस लेते हैं 1 साल में? 1 साल में 60,000 रुपए। 60,000 रुपए फीस रहती है जी। तो तीनों में क्या क्या सीट है? 30-30 का? जी हाँ, 30 30 का इंटेक है। फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री और ओटी टेक्नीशियन। कानपुर में तो हॉस्पिटल्स बहुत हैं, कोई जवाहरलाल रुड़की क्यों आएगा? अब इसका जवाब तो वही दे सकता है जो हो गया हो और उसने दूसरी जगह भी जाके देखा हो। भाई एक जगह उसकी जेब पूरी खाली हो जाती है। अच्छा, पहले तो ये बताइए है कहाँ, ढूंढना पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर ये हम लोगों की वो है, बड़ी इम्पोर्टेंट है ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि पहले जो हमारा था वो रेलवे क्रॉसिंग था, गोल चौराहा कहलाता था, और वो कानपुर की सबसे अहम रास्ता था, सबसे चलती हुई रोड सड़क थी, सबसे भीड़, हर समय वहां ट्रैफिक जैम ही लगा रहता। वही रेलवे क्रॉसिंग के बाद हमारा अस्पताल था। उसके बाद इन्होंने ओवरब्रिज बना दिया, मेरे ख्याल से आज से 15-20 साल पहले, नरेंद्र मोहन सेतु। उसमें हम नीचे आ गए और लोगों को घूम के आना पड़ा, तो वो दिक्कत तलब हो गई, क्योंकि वो विजिबिलिटी खत्म हो गई, कम हो गई विजिबिलिटी। तो लोग पूछते हैं कहाँ है, ओवरब्रिज से दिखता है, मगर लोग ओवरब्रिज से फर से निकल जाते हैं, बराबर में आ जाता है। हाँ, बराबर में दिखता है, बोर्ड लगा हुआ, मगर ध्यान नहीं जाता। पुराने लोग बहुत आते हैं, पुराने लोग आते हैं, नए लोगों को थोड़ा पूछते हैं, दिक्कत रहती है। कहाँ है आपका अस्पताल? सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि मतलब डिफरेंशिएट कैसे करें भाई, हम किस टर्म्स में अच्छे हैं? आप बोल रहे हैं कि हम बढ़िया हैं, पुराने हैं, नई टेक्नोलॉजी है, फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा ये है कि एक तो हम ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, अच्छे हैं और अफोर्डेबल हैं। वाजिब आपसे जो भी हम आपको सर्विसेज देंगे उसका हम एक वाजिब मेहनताना आपसे लेते हैं। सस्ता कह लीजिए, सस्ता वर्ड बुरा लगता है कि भाई सस्ते, मिनिमम मार्जिन कह सकते हैं। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी अच्छी है आपके यहाँ। क्वालिटी मेंटेन करते हुए जो रीजनेबल रिटर्न है वो हम आपसे लेते हैं। हम प्रॉफिटियरिंग नहीं करते, अगर 90 लाख का हम माइक्रोस्कोप लेंगे तो उसकी कहीं हमें कॉस्ट तो निकालनी है ना। अगर हम 90 लाख की फेको मशीन लेंगे तो हमें उसकी कॉस्ट तो कहीं निकालनी है ना। अच्छा, उसके साथ साथ जो हम आपसे लेते हैं वो हमारी जेब में नहीं जाता। अच्छा, वो कहाँ जाता है? वो जाता है उन गरीब मरीजों के इलाज में जो हमारे यहाँ फ्री होते हैं। फ्री वाला अलग है? फ्री वाला अलग है, वो भी जवाहरलाल रुड़की के नाम से? वो भी जवाहरलाल रुड़की के नाम से है। तो फ्री में हम लोग कितना बना डालते हैं? आई करीब 15,000। 15,000 फ्री में अलग बनाते हैं, और ये पेड वाला अलग है, मतलब प्राइवेट वाला? जो प्राइवेट पेड है वो केवल 4,000 है, 3,000 4,000, 3-4 हजार है, मतलब बाकी 15,000 मेन तो चैरिटेबल चल रहा है जी। तो भाई फ्री में बनानी है, अपनी आई कोई प्रॉब्लम है तो जा सकते हो, बड़े आराम से, कोई पूछने नहीं। पेड वाले तो आयुष्मान बहुत हो गया। हाँ। 70 साल का हर आदमी अब एंटाइटल्ड है फ्री इलाज के, वो चाहे कोई इलाज हो, आई हो, जनरल हो। अच्छा, अबव 70 है तो फ्री में हो रहा है सारा इलाज? सब फ्री। किस कार्ड के तहत? ये अबव 70 जो नई उसे गवर्नमेंट ने किया है कि सबके लिए आयुष्मान कार्ड फ्री कर दिया है। कोई लिमिट नहीं उसमें? कोई लिमिट नहीं, आप अरबपति हो, करोड़पति हो, कोई हो, 70 साल से अगर आप अबव हैं तो आपको निशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। जितने इम्पैनल्ड अस्पताल हैं वो आपको निशुल्क चिकित्सा देंगे। एक बहुत बड़ा वो है, उपलब्धि है, गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे मेरे ख्याल से अस्पतालों को काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैश के मरीज कम हो जाएंगे। एक तो इंश्योरेंस की वजह से वहां कैशलेस होता है, ये भी कैशलेस है, तो कैश के मरीज कम होते जाएंगे और इस तरीके के मरीज बढ़ते जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो अभी तक बहुत भारी पड़ता था लोगों की जेब पे, वो एटलीस्ट
एक बड़े तबके के लिए 70 साल से ऊपर, रिलैक्सेशन है, 70 साल से ऊपर और आयुष्मान कार्ड होल्डर, रिलैक्सेशन है। इनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। कोई अगर वीडियो देख के जाएगा तो क्या डिस्काउंट देंगे? मैं दे दूंगा 10%। 10% का जी, कमिटमेंट? कमिटमेंट। वीडियो दिखाएगा हो जाएगा काम। हाँ, मगर वो प्रूफ कैसे करेगा कि मैंने वीडियो देखा? वहां 2 आदमी खड़े हैं, एक ने कहा मैंने वीडियो देखा है, उसको 10% डिस्काउंट हो गया। दिखाएगा ना, उसके हिस्ट्री में आ जाता है। किसके हिस्ट्री में? जो देखेगा उसके हिस्ट्री में रहेगा। ओके, हाँ, वो मोबाइल पे दिखाओगे वो तुमने मोबाइल वीडियो में तो देखा है, दिखाई देगा। डन डन डन, डन। पक्का। ठीक है भाई, तो अगर किसी को भी फैमिली में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो जा सकते हो, एकदम कंप्लीटली रिकमेंडेड बाय मी और डिस्काउंट के साथ, ठीक है। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे सर विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें कवर अप करी हैं और एट द एंड मैंने आपसे डिस्काउंट भी लिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। माय प्लेजर, माय प्लेजर। और मिलते हैं फिर किसी नया पॉडकास्ट के साथ, और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, आई होप इट वाज वर्थ इट। ठीक है। हाँ, अच्छा।